Phantom's Tale, presented. मेरा नाम कैप्टन पार्थ जोशी है। ज़्यादातर लोग मुझे बस जोशी ही कहते हैं। पिछले 40 सालों से समुद्र ही मेरा घर रहा है। अब जब मैं अपनी कप्तानी की टोपी उतारकर हमेशा के लिए ज़मीन पर कदम रखने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कुछ पीछे छोड़ना चाहिए। ये बात मेरी टीम के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर अब इस दुनिया से जा चुके हैं, समुद्र में हमेशा के लिए खो चुके हैं। मैं ये लिख रहा हूँ उन नए लोगों के लिए जो मेरी जगह इस रास्ते पर कदम रखेंगे, क्योंकि त्रिशूल 52 पर लापरवाह या बिना तैयारी के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर मेरी ये कहानी किसी एक भी नौसिखिए को कोई घातक गलती करने से रोक सके, तो ये गाइड बुक लिखना मेरे लिए वाकई मायने रखेगा। मैं हमेशा से समुद्र का दीवाना नहीं था। बहुत पहले मैंने सोचा था कि मेरा भविष्य एक शांत, सादा जिंदगी में होगा। मेरे पिता एक कारपेंटर थे, ऐसे इंसान जो अपने हाथों से टिकाऊ चीज़ें बनाते थे। मुझे भी उनका हुनर विरासत में मिला था, पर मुझे कुर्सियाँ बनाने या छतें ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो वाइल्ड और आज़ाद हो। और फिर समुद्र ने मुझे पुकारा, जैसे कुछ लोगों को किसी अदृश्य आवाज़ का बुलावा आता है। एक बार जब मैंने उस पुकार का जवाब दे दिया, तो मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कोई जटिल आदमी नहीं हूँ। मुझे अपना काम सीधा सादा, अपनी कॉफ़ी कड़क और अपने जूते टूटे हुए पसंद हैं। मुझे नेक टाई या चमकते दफ्तरों की भीड़ पसंद नहीं। मुझे पसंद है खुली हवा, स्टील से टकराती लहरों की आवाज़, और ये एहसास कि मैं किसी बहुत बड़ी और रहस्यमयी चीज़ का हिस्सा हूँ। ऑयल रिग त्रिशूल चलाना कोई शौक की बात नहीं है। ये सख्त मेहनत का काम है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और समुद्र की हर चाल का सामना करने की हिम्मत चाहिए। और यकीन मानिए, समुद्र का भी अपना मूड होता है। वो कभी शांत रहता है और कभी ऐसे गुस्से में आता है कि उसकी लहरें धातु को भी निगल जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उसी पर बिताया है। हर सुबह सूरज को अंतहीन पानी पर उगते देखा है, और हर शाम उसे गहराइयों में डूबते हुए। त्रिशूल की दिनचर्या मुझे सुकून देती है। हर शिफ्ट का तय समय, मशीनों की आवाज़ और लगातार चलती हवा। लेकिन इस शांति का एक काला पहलू भी है, अकेलापन। कभी कभी ये इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें अपनी सांसें भी अजनबी लगने लगती हैं। अगर तुमने उस सन्नाटे को संभालना नहीं सीखा, तो वो धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है। अब बात करते हैं त्रिशूल 52 की। ये एक विशाल लोहे का टुकड़ा है, धातु का द्वीप जो समुद्र के बीचों बीच खड़ा है। हम इंडियन ओशियन में हैं। हालांकि हमारी सटीक स्थिति धाराओं और कंपनी के आदेशों से बदलती रहती है। त्रिशूल ने कई भयंकर तूफान देखे हैं और हर बार टिककर खड़ा रहा है। लेकिन हर तूफान कुछ छोड़ जाता है। यहाँ काम करने वाले लोग भी अलग अलग हैं। कुछ वफादार, कुछ भागे हुए, और कुछ ऐसे जो किसी रहस्य की तरह बस आकर गुम हो जाते हैं। चालक दल बदलता रहता है, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कई तो बिना बताए चले जाते हैं। कहते हैं ये काम हर किसी के बस का नहीं। यहाँ का मौसम धोखा देता है, और समुद्र जितना सुंदर उतना ही निर्दयी। ये बात याद रखो, क्योंकि यही त्रिशूल 52 का पहला सबक है। जब तुम यहाँ पहुँचते हो, तो तुम्हें एक सिल्वर पिन दी जाती है। वो पिन सिर्फ पहचान नहीं होती। कहा जाता है वो तुम्हें बचाती भी है।
हालांकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। वो सिल्वर पिन छोटी और गोल होती है, उस पर किसी समुद्री राक्षस जैसा अजीब सा निशान उकेरा गया होता है। आपको उसे हर वक्त पहनना होता है, कभी भी नहीं उतारना। इस नियम में कोई छूट नहीं है। ज़्यादातर नए लोग इसे देखकर बस हंस देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कंपनी की कोई परंपरा है या फिर किसी आपात स्थिति में कर्मचारियों की पहचान के लिए बनाई गई चीज़। और हाँ, थोड़ा बहुत सच तो ये है, लेकिन बस थोड़ा सा। असल बात कुछ और है, जिसे आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। देखिए, यह ऑयल रिग त्रिशूल बाकी जगहों की तरह नहीं है। यह अजीब परिस्थितियों में काम करता है, और अगर मैं सच कहूं तो यहाँ की कई बातें तर्क से परे हैं। सबसे पहले बात करें इसके मालिक की। हम में से किसी को नहीं पता कि त्रिशूल 52 का वास्तविक पिन मालिक कौन है। हर महीने हमें पेचेक तो मिलता है, उस पर एक कंपनी का नाम भी होता है, लेकिन वह बस एक छाया जैसी होल्डिंग कंपनी है जिसका ना कोई पता है ना कोई चेहरा। काम शुरू करने से पहले आपको एक गोपनीयता समझौते यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह तो सामान्य लगता है, लेकिन उसके बाद आने वाले अनकहे नियम वो कागज़ पर नहीं होते। वो आपको धीरे धीरे अनुभवी कर्मचारियों की फुसफुसाहटों से समझ में आते हैं। हर कोई उन्हें अलग अलग शब्दों में बताता है, लेकिन बात एक ही होती है। हर नियम की वजह होती है, और यहाँ गलती की कीमत ज़्यादा है। यही वजह है कि मैं यह गाइड लिख रहा हूँ, ताकि आपको वो बातें बता सकूं जो सुरक्षा नियमावली में कभी नहीं लिखी जाती। क्योंकि यहाँ लापरवाही का कोई मतलब नहीं। यहाँ लोग खो जाते हैं, कुछ तो लहरों में समा जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों में जो न तो इंसान हैं न ही आसानी से समझाई जा सकती हैं। इंडियन ओशन में ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो तर्क और विज्ञान दोनों को चुनौती देती हैं। मैंने अपनी आँखों से ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें समझाने की हिम्मत मुझ में नहीं। और मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं उन लोगों से जिन पर मैं भरोसा करता था, जो किसी की भी रगों में ठंडा डर दौड़ा दें। लेकिन मैं खुद से आगे निकल रहा हूँ। आप तो यहाँ नए हैं, तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। एक एक कदम रखिए, और शायद, बस शायद, आप यहाँ जिंदा रहना सीख जाएं। त्रिशूल पर जीवन सख्त है, लेकिन ईमानदार है। यहाँ का हर दिन एक अनुष्ठान जैसा है। हर सुबह एक ही समय पर उठना, अपना सुरक्षा गियर पहनना और अपने काम पर लग जाना। कभी आप इंजन रूम में होते हैं, जहाँ गर्मी और तेल की गंध के बीच आप गेज देखते हैं कि कहीं कुछ फटने वाला तो नहीं। कभी आप ऊपर चढ़कर बोल्ट कसते हैं या डेक से समुद्री मलबा साफ करते हैं। दिन के अंत तक आपकी मांसपेशियां दर्द से जलने लगती हैं, कपड़े तेल और नमक से भीग जाते हैं, लेकिन उस थकान में एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे आपने किसी जीवित चीज़ को एक दिन और चला दिया हो। और फिर बात आती है खाने की। मैंने ऐसे ऑयल रिग देखे हैं जहां कैफेटेरिया में जो खाना मिलता है उसे देखकर कुत्ते भी मुंह मोड़ ले, पर त्रिशूल 52 पर ऐसा नहीं है। यहाँ का खाना गर्मागर्म होता है, और कॉफ़ी असली, गाढ़ी और सुगंधित। कहते हैं बीन्स कोलंबिया से आती हैं। मुझे नहीं पता कि इतनी विलासिता का खर्च कौन उठाता है, लेकिन जब आप ठंडी थकी रात में कॉफ़ी का वो घूंट लेते हैं तो लगता है जैसे कुछ पल के लिए यह त्रिशूल भी जीवित हो उठता है। मैं शिकायत करने वालों में से नहीं हूँ, कभी नहीं। यहाँ की छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें संभाले रखती हैं। हर सुबह ऑमलेट परोसा जाता है, कुरकुरा, चिकना और इतना स्वादिष्ट
कि लाइन में लगने से पहले ही मुंह में पानी आ जाए। शुक्रवार को होती है पिज्ज़ा नाइट और टॉपिंग में भी कोई कमी नहीं। ऐसी ही छोटी चीज़ें हैं जो मनोबल को जिंदा रखती हैं। यहाँ रहकर आप सीखते हैं कि छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत होती है। सूर्यास्त भी एक तोहफा है। दिन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न बीता हो, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है, तो मन अपने आप रुक जाता है। समुद्र उस वक्त सोने की चमकती चादर जैसा दिखता है और उस पल त्रिशूल, वो ठंडा औद्योगिक ढांचा, कुछ देर के लिए जीवित सा महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, त्रिशूल की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। मशीनों की लगातार गड़गड़ाहट, धातु से धातु की टकराहट और कभी कभार भाप का फटना। शुरुआत में ये आवाज़ें आपको पागल कर देती हैं, खासकर जब आप सोने की कोशिश कर रहे हों। हम में से ज़्यादातर लोग ईयर प्लग लगाते हैं, पर कुछ समय बाद ये सब बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाता है, जैसे घड़ी की टिक टिक या फ्रिज की भिनभिनाहट। और फिर एक दिन जब वो आवाज़ें रुक जाती हैं, तब आपको एहसास होता है कि कुछ तो बदल गया है, क्योंकि यहाँ शांति सबसे डरावनी चीज़ है। खैर, आप यहाँ आमलेट या सूर्यास्त की बातें सुनने नहीं आए हैं, है ना? आप यहाँ कहानियों के लिए आए हैं, और मेरे पास बहुत हैं। कुछ पर आपको शायद यकीन ना हो। सच कहूँ, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से वो चीज़ें न देखी होती तो शायद मैं भी यकीन न करता। लेकिन वे बातें महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप समझदार हैं तो आप उन्हें याद रखेंगे। यहाँ समुद्र सिर्फ चीज़ें नहीं लेता, वह आपकी हिम्मत और समझ की भी परीक्षा लेता है। और कभी कभी वो आपको वो चीज़ें दिखाता है जो आप कभी देखना नहीं चाहते। तो चलिए छोटी शुरुआत करते हैं। मछलियाँ। कभी कभी कोई मछली त्रिशूल के डेक पर बहकर आ जाती है। पहली नज़र में वे बिल्कुल सामान्य लगती हैं। काले शल्क, चिकना शरीर, वैसी मछलियाँ जैसी किसी भी बंदरगाह में मिलती हैं। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें कभी मत छूना, कभी नहीं। उन्हें उठाने, देखने या ट्रॉफी की तरह रखने की कोशिश मत करना। अगर गलती से कोई मछली आपके जाल में फंस जाए तो उसे तुरंत पानी में वापस फेंक दो। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है, क्योंकि ये मछलियां सामान्य नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। बाहर से तो वे सामान्य लगती हैं, लेकिन अगर आप इतने जिज्ञासु या मूर्ख हैं कि उनका मुंह खोलने की गलती कर बैठें, तो जो चीज़ आप देखेंगे वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगी। दांत। शार्क या पिरान्हा जैसे नुकीले नहीं, बल्कि इंसानी दांत। सीधे, हल्के पीले, लेकिन अनमिस्टेकेबली इंसानी। मैंने अपने जीवन में बहुत सी अजीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन इन दांतों में कुछ ऐसा है जो आज तक मेरे रोम रोम को सिहरा देता है। एक बार एक नौसिखिया था जिसने उनमें से एक मछली पालने की सोची। उसे ये विशेष लगी और वह उसे ऐसे पकड़े घूम रहा था जैसे कोई इनाम हो। हम सब ने उसे वापस फेंकने के लिए कहा, लेकिन वह बस हंसता रहा। उस रात हमने उसे चीखते हुए सुना। जब हम दौड़कर उसके क्वार्टर में पहुंचे, वह पलंग के कोने में दुबका हुआ था, कांप रहा था, कुछ असमझी बकवास बड़बड़ा रहा था और अपनी बाह ऐसे पकड़ रखी थी जैसे उसमें आग लगी हो। उसके बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं रुका। कोई भी नहीं रुकता। और फिर त्रिशूल 52 में और भी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं।
उदाहरण के लिए नमक की मूर्तियां, आप उन्हें सिर्फ तूफान के बाद ही देखेंगे। मैं हल्की बारिश की बात नहीं कर रहा, मैं उस तूफान की बात कर रहा हूं जहां लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि वे त्रिशूल से ऐसे टकराती हैं जैसे उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हों। ऐसी रातों में हर कोई अंदर ही रहता है। डेक पर कदम रखना तब तक खतरनाक होता है जब तक कि आप सचमुच अपनी मौत की इच्छा न लेकर जाएं। हवा गरजती है, बारिश जोरों से गिरती है और पूरा त्रिशूल उसके दबाव में कांपता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ कितने छोटे हैं। समुद्र में यह तूफान विशाल और उग्र होता है, हम बस धातु का एक छोटा कण हैं। लेकिन जब तूफान गुजर जाता है और समुद्र शांत हो जाता है, तभी आप उन्हें देखेंगे, नमक की मूर्तियां। वे हमेशा एक ही जगह पर नहीं होती, लेकिन हमेशा वहां होती हैं। पूरी तरह नमक से बनी आकृतियां डेक पर खड़ी। ऐसा लगता है जैसे लहरों ने उन्हें तराशा हो। पहली नज़र में आप सोच सकते हैं कि यह बस रोशनी का खेल है या कोई प्राकृतिक क्षरण जैसे जमीन से फूट निकली हो। लेकिन फिर आप बारीकियों पर ध्यान देंगे, हाथ, पैर, धड़ और चेहरे, इंसानी चेहरे। ये चेहरे ही आपको अपनी ओर खींचते हैं। वे काफी हद तक विस्तृत होते हैं। त्वचा की सिलवटें, आंखों के चारों ओर की झुर्रियां, लेकिन मुंह ही हैं जो वास्तव में डराते हैं। वे हमेशा खुले रहते हैं, मानो चीख रहे हों। कुछ मूर्तियों के हाथ फैले हुए होते हैं, जैसे वे किसी चीज या व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। ऐसा लगता है जैसे ये सभी मूर्तियां अपने अंतिम क्षणों में जमी हुई हैं, और वो क्षण, चाहे कुछ भी हो, हमेशा डरावना लगता है। हम उन्हें छूते नहीं, हम उनके बारे में बात नहीं करते। दोपहर तक ये आमतौर पर गायब हो जाती हैं, समुद्र में विलीन या हवा में उड़ जाती हैं। लेकिन ये हमेशा वापस लौटती हैं, अगले तूफान के बाद या उसके बाद वाले तूफान के बाद। मैंने खुद से सैकड़ों बार पूछा है कि ये कहाँ से आती हैं, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। शायद यही बेहतर है। इसलिए अगर आप तूफान के बाद एक सुबह डेक पर हों और उनमें से एक दिखाई दे, तो इधर उधर मत देखें। इसे चेतावनी समझिए, एक रिमाइंडर कि समुद्र क्या करने में सक्षम है। समुद्र देता है, लेता है, और कभी कभी आपको ऐसी चीजें छोड़ जाता है जिन्हें सोचकर भी रूह कांप उठे। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको समय चाहिए। त्रिशूल पर जीवन शुरू में सामान्य लगता है, लेकिन अजीब और समझ से परे चीजें आपको बहुत जल्दी खोज लेंगी। और जब वो आए, तो बेहतर होगा कि आप पूरी तरह तैयार रहें। समुद्र अजीब और गरीब चीजों से भरा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। मेरे पास इन सब का जवाब नहीं है, ज्यादातर का नहीं, लेकिन इतना मैंने देखा और जाना है कि आप जितना कम इस पर जोर देंगे, उतने ही सुरक्षित रहेंगे। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि नए लोगों को ये जानना जरूरी है। आप एक ऐसी जगह आने वाले हैं जहां दुनिया के नियम हमेशा लागू नहीं होते। समुद्र समय से जितना पुराना है, और इसमें उतना ही अंधकार है जितना हम कभी समझ भी नहीं सकते। कई रातें ऐसी होती हैं जब पानी तरल गाद यानी सिल्क जैसा दिखता है, उस तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती। वह तेल के एक विशाल अंतहीन कुंड की तरह फैल जाता है, और जब लगता है कि अब इससे ज्यादा अंधेरा नहीं हो सकता, तभी आप कुछ ऐसा देखते हैं
जो आपकी नजर को खींच लेता है। तारे, सतह से परावर्तित रोशनी की छोटी छोटी किरणें, जैसे किसी दूसरे आकाश की झिलमिलाहट। यह खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप किनारे से मीलों दूर होते हैं, जहां चारों तरफ बस काला पानी और त्रिशूल की हल्की पीली रोशनी होती है, तब आप ऐसी सुंदरता पर शक करना सीख जाते हैं। मेरे जीवन की सबसे डरावनी रातों में से एक तभी घटी थी जब मैं यहाँ नया था, लगभग 40 साल पहले। मैं उत्सुक था और शायद अपनी भलाई के लिए थोड़ा ज्यादा ही साहसी। एक रात मैंने अपनी शिफ्ट खत्म की और सिगरेट पीने के लिए ओवरव्यू डेक पर गया। रात शांत थी, या ऐसा मुझे लगा। हवा में तूफान की गंध थी, वह भारी नमी से भरी गंध जो आपको बताती है कि कुछ आने वाला है। ऊपर आकाश में बादल इतने घने थे कि चांद या तारे का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। मैं रेलिंग पर झुक गया, सिगरेट सुलगाई और धुएं के साथ अपना दिन रिहा किया। फिर मैंने देखा, पानी पर छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। पहले तो मैंने सोचा ये त्रिशूल की रोशनी के प्रतिबिंब हैं, लेकिन नहीं। वे लहरों के साथ नहीं हिल रहे थे, वे स्थिर थे, एकदम अपनी जगह पर, जैसे किसी काले कैनवास पर बुने हुए तारे। मैं देर तक उन्हें देखता रहा। एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वे मुझे देखने के लिए मजबूर कर रहे हों। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। ऊपर का आकाश तो पूरी तरह ढका हुआ था, कोई तारा था ही नहीं। फिर ये प्रतिबिंब किस चीज के थे? तभी मुझे एहसास हुआ, वो तारे नहीं थे, वे आंखें थीं, दर्जनों, शायद सैकड़ों, पानी के भीतर से ऊपर झांकती हुई, और एक सीधे मेरी ओर देख रही थी। मेरा पेट सिकुड़ गया, सिगरेट मेरी उंगलियों से गिर गई और डेक पर फिसलती हुई पानी के किनारे लुढ़क गई। उसके बाद मुझे बहुत कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरे जूते धातु से टकरा रहे थे जब मैं अंदर भाग रहा था। उस रात के बाद मुझे अंधेरा होने पर फिर से डेक पर कदम रखने में महीनों लग गए। और अब भी, इन इतने सालों बाद भी, मैं पानी को ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कौन घूर रहा है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वह अंतिम अजीब चीज नहीं थी, न ही सबसे डरावनी। समुद्र के पास अपने रहस्य हैं और वो उन्हें छिपाकर रखना जानता है। समुद्र में ऐसी चीजें होती हैं जो आपका साथ छोड़ती नहीं, चाहे आप उन्हें कितना भी भूलने की कोशिश करें। एक ऐसी चीज जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वह है जहाज। इस जहाज के बारे में हर आदमी जानता है, भले ही वे इसके बारे में कभी बात न करें। ये केवल तूफानी रातों में दिखाई देता है। आप डेक पर होंगे, उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, या ये सुनिश्चित कर रहे होंगे कि सब कुछ स्थिर रहे। और फिर आप इसे देखेंगे, दूरी पर एक विशाल जहाज। ये ऐसा लगता है जैसे किसी इतिहास की किताब से निकल आया हो। बड़े फटे हुए पाल और लकड़ी की पतवार जो बारनाकल से ढकी हुई है, इतनी कि समझना मुश्किल है। लकड़ी कहाँ खत्म होती है और समुद्र कहाँ शुरू। बारनाकल एक समुद्री जीव है जो पतवार या जहाज की सतह पर चिपक जाता है। यह जहाज पानी में भूत की तरह चलता है, खामोश, सहज, और लहरें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, यह कभी डगमगाता नहीं। और आप जहाज पर कभी किसी को नहीं देखेंगे,
एक भी प्राणी नहीं। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा शायद यह मेरी मृग तृष्णा है। शायद मैंने धूप में बहुत देर तक बाहर रहकर या तूफान के तनाव में अपने दिमाग से यह सब बना लिया। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो मेरे बगल में खड़े लोगों के चेहरे भी वही कह रहे थे। उन्होंने भी इसे देखा। हमने कुछ नहीं कहा, कभी कोई नहीं कहता, लेकिन हम सब एक ही बात सोचते थे, वह डेवी जोन्स है। आपने शायद डेवी जोन्स की कहानी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूं। कहा जाता है कि वह फ्लाइंग डचमैन का कप्तान था। फ्लाइंग डचमैन एक पौराणिक भूतिया जहाज माना जाता है जिसे अनंत काल तक समुद्र में नौकायन का श्राप मिला। कुछ कहानियां बताती हैं कि वह लालची नाविपिन था जिसने खजाने के लिए अपने दल को धोखा दिया। कुछ और कहते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे समुद्र से सच्चा प्यार था और उसने हमेशा के लिए वहां रहने के लिए समुद्र के साथ समझौता कर लिया। आप चाहे जिस भी संस्करण पर विश्वास करें, कहानी का अंत हमेशा एक सा होता है। डेवी जोन्स बर्बाद है और जो उसके रास्ते में आता है वह भी। नाविपिन सदियों से उससे डरते आए हैं। कहते हैं कि वह समुद्र में मरने वालों की आत्माओं को इकट्ठा करता है और उन्हें खींचकर अपने लॉकर में डाल देता है जो समुद्र की तलहटी में है। जब आप चारों ओर सिर्फ काले पानी से घिरे होते हैं तो पुरानी कहानियां असली लगने लगती हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो आपको जिंदा रखती हैं। इसीलिए जब वह जहाज गुजरता है तो आप उसे पुकारते नहीं, आप हाथ नहीं हिलाते, इशारा करने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं। आप सिर नीचे रखते हैं, अपना काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह चला जाए। और ऐसा हमेशा होता है। त्रिशूल 52 पर कई ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको समझना होगा, लेकिन एक नियम जिसे आपको सबसे पहले समझना होगा, कभी भी लाल तहखाने के दरवाजे से न गुजरें। हो सकता है कि आप इसे यहाँ रहते हुए कभी ना देखें, वह हमेशा वहाँ नहीं होता, लेकिन जब वह होगा तो आपको पता चल जाएगा। यह एक भारी जंग लगा लाल दरवाज़ा है। वह लाल दरवाज़ा त्रिशूल के सबसे नीचे वाले तल में होता है, बिल्कुल दूर, स्टोरेज की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास छिपा हुआ। आप वहां से 100 बार गुजर सकते हैं और उसे कभी नहीं देखेंगे, लेकिन एक दिन वह बस वहां होता है। क्यों? कोई नहीं जानता। किसने बनाया, किस लिए, यह आता जाता क्यों है, किसी के पास जवाब नहीं। अगर आप कभी उसे देखें तो बस मुड़कर चले जाएं। हैंडल को मत छूना और ज्यादा देर तक उसे देखते मत रहना, क्योंकि जितनी देर आप देखेंगे उतनी ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी। और त्रिशूल 52 पर जिज्ञासा मौत से भी खतरनाक है। आखिरी आदमी जिसने यह बात नहीं मानी वह था महीर। वह एक वेल्डर था, अच्छा इंसान, हमेशा हंसने हंसाने वाला, हर किसी की मदद को तैयार। जब वह दरवाज़ा दिखाई दिया तब उसे त्रिशूल पर आए हुए लगभग 6 महीने हुए थे। किसी को नहीं पता उसने क्यों खोला, पर उसने खोला। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी शिफ्ट के दौरान अंदर गया और कभी वापस नहीं आया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, पूरा त्रिशूल छान मारा, पर वह गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। हफ्तों बाद एक भयंकर तूफान के दौरान उसका शरीर बहकर डेक पर आ गया। वह पहली और आखिरी बार था जब मैंने ऐसा कुछ होते देखा। समुद्र आमतौर पर देता नहीं, बस लेता है, लेकिन उस रात उसने हमें महीर वापस दिया। वह डेक पर फैला हुआ था, उसकी त्वचा ठंडी थी,
जैसे धातु। उसकी आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह अब भी किसी चीज को देख रहा हो। मैं भी हमेशा नियम नहीं मानता था। जब मैं नया था तो मुझ में एक विद्रोह था। मुझे किसी का ये मत करो सुनना पसंद नहीं था, खासकर जब कोई वजह न बताई जाए। तो एक रात जब मेरी शिफ्ट के दौरान वो दरवाज़ा दिखाई दिया, मैंने ठान लिया मैं देखूंगा कि उसके पीछे क्या है। मूर्खता थी। मुझे यह बात तभी समझ आ गई जब मैंने हैंडल घुमाया। दरवाज़ा भारी था और खुलते ही कर्र कर्र की आवाज़ में कराह उठा। अंदर एक धातु की सीढ़ी थी जो नीचे, बहुत नीचे तक जाती थी, इतनी गहरी जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। त्रिशूल की मशीनों की आवाज़ धीरे धीरे एक गहरी गुनगुनाहट में बदल गई। नीचे पहुंचकर मैं एक संकरे कमरे में था। दीवारें स्टील की थीं, संघनन की नमी से फिसलन भरी। फर्श टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे आसपास के पानी का दबाव उस पर लगातार असर डाल रहा हो। पूरा कमरा अजीब ढंग से पानी में भीगा हुआ था। एक दीवार पर एक गोल खिड़की थी जिससे बाहर समुद्र नजर आ रहा था, काला, शांत और अंतहीन। कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं था, न ही कोई मशीन या संकेत जो बताए कि यह जगह किस लिए बनाई गई थी। बस वह खिड़की और मेरे पीछे वही लाल दरवाज़ा। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका। जितनी देर खड़ा रहा उतना ही महसूस हुआ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जैसे किसी की नज़र मुझ पर टिकी है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। मैं सीढ़ियाँ तेज़ी से ऊपर चढ़ा, दरवाज़ा बंद किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन दरवाज़ा गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके बाद मैंने उसे बस कुछ बार ही देखा और हर बार मैंने उससे दूरी बनाए रखी। मुझे नहीं पता अगर मैं थोड़ा और रुकता तो क्या होता, या अगर मैं अंदर ही रहता और दरवाज़ा गायब हो जाता। यही उसकी सबसे डरावनी बात है। वह कभी एक जगह टिकता नहीं। वह अपनी मर्जी से आता जाता है, और अगर आप उसमें गलत तरफ फंस गए तो शायद कोई आपको ढूंढ भी ना पाए। मुझे नहीं पता वह दरवाज़ा क्यों मौजूद है, ना ये कि उस कमरे को किसने बनाया। शायद वह त्रिशूल के पुराने डिज़ाइन का हिस्सा हो, किसी ऐसी मशीन का जो अब भुला दी गई, या फिर वह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं। जो भी हो, ये हमारे समझने की चीज़ नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं, उससे दूर रहना। अगर कभी आपकी किस्मत इतनी ख़राब हुई कि आप त्रिशूल पर रहते हुए उस दरवाजे से टकरा जाएं, तो बस एक बात याद रखिए, इसे अकेला छोड़ दीजिए। अंदर मत जाइए, मुड़िए और चले जाइए। अब बात आती है कप्तान के कमरे की। नहीं, मेरा मतलब मेरा कमरा नहीं। वह कमरे की बात कर रहा हूं जो पुराने कप्तान का था। वह कमरा सालों से खाली पड़ा है, कोई उसमें नहीं जाता। अजीब बात यह है कि वह बंद भी नहीं है। आप चाहें तो दरवाज़ा खोल सकते हैं, पर कोई ऐसा करता नहीं। और ये कोई छोटा कमरा नहीं है, सामान्य बंक से बड़ा। अंदर एक लकड़ी की डेस्क, एक खिड़की जो समुद्र की ओर खुलती है, और एक आरामदायक बिस्तर जो त्रिशूल के किसी भी कोने से ज़्यादा नरम है। फिर भी वह जगह वैसी ही अछूती पड़ी है जैसे किसी संग्रहालय की चीज़ जिसे छूना मना हो, क्योंकि
वह कप्तान गायब हो गया था। एक दिन वह था, हमेशा की तरह त्रिशूल चला रहा था, और अगले दिन बस नहीं था। कोई अलविदा नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, कोई आवाज तक नहीं। वह बस गायब हो गया। टीम ने हर जगह तलाश की, त्रिशूल के हर इंच को खंगाला, पर कुछ नहीं मिला, यहां तक कि पैरों के निशान तक नहीं। ये सब दशकों पहले हुआ था। फिर भी उसका गायब होना आज तक एक रहस्य है। मैंने उन पुराने लोगों से पूछने की कोशिश की जो उस समय यहां थे, लेकिन या तो उन्हें कुछ पता नहीं था या वे बताना नहीं चाहते थे। वे बस इतना कहते, वह एक अच्छा कप्तान था, न्यायप्रिय, मेहनती और सबका सम्मान पाने वाला इंसान। फिर एक दिन वह नहीं रहा। अब वह कमरा खाली रहता है। लोग कहते हैं हम डर से नहीं बल्कि सम्मान से उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। शायद वे सच कहते हैं या शायद नहीं, लेकिन यह कहानी का सबसे अजीब हिस्सा नहीं है, क्योंकि शांत रातों में जब समुद्र ठहर जाता है और त्रिशूल के सारे इंजन चुप हो जाते हैं, कुछ क्रू मेंबर्स ने कहा है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन डेक पर एक आदमी को खड़ा देखा है। वह हमेशा रेलिंग के पास खड़ा रहता है और उसने पहनी होती है पीली जैकेट। वह हमेशा सिगरेट पीता रहता है। अगर आप पास जाएं तो आप देखेंगे कि उसने सिल्वर पिन पहना है, वही जो हर नए कर्मचारी को काम शुरू करने पर दिया जाता है। पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मजाक है, नौसिखियों को डराने के लिए बनाई गई कोई भूतिया कहानी। लेकिन फिर मैंने उसे खुद देखा। वह रात बहुत शांत थी। समुद्र कांच जैसा चमक रहा था और तारे हमेशा के लिए फैले हुए थे। मैं अपनी शिफ्ट के बाद, जैसा हमेशा करता हूं, सिगरेट पीने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक पर गया। पहले मुझे लगा कि मैं अकेला हूं। फिर मैंने देखा पीले जैकेट में एक आदमी मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था, पानी को घूर रहा था। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैंने सिर हिलाकर कहा, गुड इवनिंग। उसने अपना सिर हल्का सा घुमाया, बस इतना कि मैं मंद रोशनी में उसके चेहरे की रूपरेखा देख सकूं। वह कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया और सिगरेट का एक और कश लिया। मैं वहां 1 मिनट खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर धीरे धीरे चला गया। उसके बाद मैं 3 दिन तक डेक पर वापस नहीं गया। यही नियम है, अगर आप उसे देखें, हमेशा किसी तरह उसे स्वीकार करें, विनम्र रहें, पर ज्यादा देर न रुके। किस्मत को ज्यादा मत आजमाएं, और जो भी करें, कुछ दिनों तक डेक पर वापस न जाएं। 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ क्रू का मानना है कि पीली जैकेट वाला बूढ़ा कप्तान है जो अब भी अपने तरीके से त्रिशूल पर नजर रखता है। कुछ और सोचते हैं कि वह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे समुद्र ने भेजा है हमें हमारी जगह याद दिलाने के लिए। कौन भी हो, कभी कभी लोग उसे देखकर गायब हो जाते हैं। अक्सर नहीं, लेकिन ध्यान देने लायक है। जैसे कि महीर, वह वेल्डर जो लाल दरवाजे के बाद गायब हो गया, या फिर विपिन, एक डेकहैंड जिसने 3 दिन का नियम तोड़ा। अगली ही रात वह ऑब्जर्वेशन डेक पर गया और सुबह तक गायब था। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। मैं जब उसे देखता हूं तो डेक पर हमेशा 1 कप कॉफी छोड़ देता हूं। यह कोई खास बात नहीं, बस वही कॉफी है जो हम कैफेटेरिया में पीते हैं, लेकिन यह सही लगता है।
मेरा तरीका है उसे सम्मान देने का, जैसे मेरे माता पिता ने सिखाया था। उन चीज़ों का सम्मान करना जो मैं समझ नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि वह कॉफ़ी लेता है या नहीं। जब तक मैं देखता हूँ कप हमेशा खाली होता है। शायद हवा या समुद्री फुहारों का असर होता है। फिर भी यह मुझे अच्छा महसूस कराता है। मैंने उसे इतने सालों में सिर्फ कुछ ही बार देखा है और हर बार एक जैसा ही होता है। वह बोलता नहीं, हिलता नहीं, बस सिगरेट लिए वहीं खड़ा रहता है और पानी को घूरता रहता है। पीली जैकेट वाला आदमी हमेशा जैसे किसी चीज़ या किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप होशियार हैं तो नियमों का पालन करेंगे। यदि आप उसे देखें, सिर हिलाएं, गुड इवनिंग कहें, या अगर हिम्मत हो तो कोई सवाल भी पूछ लें, वह जवाब नहीं देगा। लेकिन बात जवाब देने की नहीं, बल्कि सम्मान दिखाने की है। अगर वह वास्तव में बूढ़ा कप्तान है तो उसने इतना सम्मान कमाया ही है। पीली जैकेट वाला वही है। बाकी सब आपको खुद तय करना है कि किस पर विश्वास करना है। अब आते हैं बैज पर। त्रिशूल 52 के हर क्रू मेंबर को जहाज पर आने पर एक बैज मिलता है। यह लगभग चांदी के सिक्के के आकार का होता है और किसी प्रकार की पॉलिश की हुई धातु से बना होता है। यह कभी फॉगी नहीं होता, चाहे आप कितने भी तूफान में फंस जाएं। सामने की तरफ एक एंकर के चारों ओर लिपटा क्रैकेन उकेरा होता है। क्रैकन पौराणिक कथाओं में एक जाना माना समुद्री राक्षस है। साथ में कंपनी का लोगो भी ऐसा उभरा होता है कि वह प्रकाश को आकर्षित करे। आधिकारिक रूप से ये बैज सिर्फ पहचान पत्र हैं। ये आपको टाइम पर आने जाने और त्रिशूल के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर चीजों की तरह ये बैज दिखने से कहीं ज्यादा हैं। कुछ बैज दरवाजे भी खोलते हैं जो किसी भी ब्लूप्रिंट में नहीं होते। ये दरवाजे निचले स्तरों में छिपे होते हैं जहां त्रिशूल पानी में गहराई तक उतरता है। ये सामान्य रखरखाव कक्ष या भंडारण स्थान नहीं है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता और शायद कोई सच में जानना नहीं चाहता। उन दरवाज़ों के पास जाने से आपके पेट में अजीब मरोड़ उठती है, भले ही आप बस वहाँ से गुजर रहे हों। और फिर त्रिशूल के नीचे क्या है हमें नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि वह बड़ा है, त्रिशूल से भी बड़ा। हिंसक नहीं, कम से कम इतनी दूरी से नहीं, लेकिन वह वहाँ है। कभी कभी जब त्रिशूल कराहता है, मैं समझ नहीं पाता कि यह मशीनरी की आवाज़ है या वह चीज़ जो गहराई से धीमी कर्कश आवाज़ निकाल रही है। उसके बहुत पास नहीं जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि वह आपको न देखें। इसीलिए हम बैज पहनते हैं। वे हमें सुरक्षित रखते हैं, कम से कम हम यही मानते हैं। लेकिन बैज सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करते, वे हमारी जीवन रेखा भी हैं। अगर कभी किसी तूफान के दौरान आपको पानी में फेंका हुआ पाएं, और यकीन मानिए आप वहां ज्यादा देर नहीं रहना चाहेंगे, तो बैज ही आपका बचाव होगा। ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो वह अनुभव कभी नहीं भूलने वाला होता है। मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा, लगभग 10 साल पहले, एक भयानक तूफान के दौरान। लहरें इतनी ऊंची थीं कि त्रिशूल से जोरदार टकराव कर रही थीं और त्रिशूल कांप रहा था। हवा बहरा कर देने वाली थी। बारिश इतनी मोटी और घनी कि आप अपने चेहरे के सामने हाथ भी मुश्किल से देख पा रहे थे। हम सब बंधे हुए थे, उपकरण सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक नए खिलाड़ी का पैर फिसला। वह रेलिंग से गिरा और पानी में जा गिरा।
लहरें इतनी तेज थीं कि उसे किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह उछाल रही थीं। हम चिल्लाए, रस्सियां फेंकी, हर संभव कोशिश की, लेकिन धारा बहुत तेज थी। तभी हमने देखा वह चीज, वे दर्जन आंखें जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वे पानी की सतह पर बिखरी थीं और फिर गहराई से कुछ और निकला। एक मुंह, बहुत बड़ा, आधे त्रिशूल जितना चौड़ा, गोलाकार और इंसानी दांतों से भरा। कतारें और कतारें, सीधी और पीली, वही दांत जो हमें कभी कभी डेक पर मिलने वाली मछलियों में दिखाई देते हैं। मुंह ने पानी चूसना शुरू किया, एक भंवर बन गया जिसने सब कुछ अपनी ओर खींच लिया। नौसिखिया बर्बाद हो गया। उसका चेहरा कह रहा था, मैं धारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। वह अपने बैज को कसकर पकड़ता है। तभी बैज से एक तेज रोशनी चमकती है जो अराजकता को एक प्रकाश स्तंभ की तरह चीर देती है। और तभी प्रकट हुई केल्पी, एक पौराणिक जल आत्मा। वह पानी से उभरती है, जैसे किसी सपने या दुस्वप्न की आकृति। घोड़े जैसी, अय्याल समुद्री शैवाल से बना, और उसकी आंखें चमक रही थीं। नौसिखिया हिचकिचाया नहीं। उसने केल्पी की गर्दन पकड़ी और अपने जीवन की बाजी लगाकर भांवर से लड़ते हुए उसे त्रिशूल की ओर खींचा। केल्पी की ताकत अविश्वसनीय थी, लेकिन वह उसे धारा से बाहर निकालकर सुरक्षित डेक तक ले आया। हम वहां हाथ फैलाए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नौसिखिया सुरक्षित हुआ, केल्पी, क्रैकन और उसके भयानक मुंह के साथ लहरों के नीचे गायब हो गया। कुछ ही देर बाद तूफान शांत हो गया, मानो जो भी शक्ति मुक्त हुई थी वह संतुष्ट होकर गहराई में लौट गई। मैंने ऐसा सिर्फ एक बार देखा, लेकिन यह अकेली कहानी नहीं है। कुछ क्रू सदस्य कहते हैं कि अगर आप अपना बैज पानी में फेंक दें तो आप एक तरह की शर्त लगा सकते हैं। आप मदद मांगते हैं, और अगर नीचे जो भी है आपको पसंद करता है तो वह जवाब देगा। लेकिन आपको कभी नहीं पता कि क्या मिलेगा, या कुछ मिलेगा भी या नहीं। यह जुआ है, और इसे हल्के में लेना खतरे की बात है। मैं बस इतना जानता हूं, आप अपना बैज नहीं खोना चाहते। इसे हमेशा अपने पास रखें, इसे हमेशा पहने। यह सिर्फ कंपनी का लोगो वाला धातु का टुकड़ा नहीं है। यह आपकी सुरक्षा, आपकी जीवन रेखा है। यह उन सभी शक्तियों से आपका संबंध है जो इस त्रिशूल को बचाए रखती हैं। और यहां हर दिशा में अंतहीन समुद्र के बीच कभी कभी आपके पास बस यही होता है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो शायद आप पहले से ही त्रिशूल पर हैं, अपने बंक में आराम कर रहे हैं। मशीनों की लगातार गड़गड़ाहट और हवा में नमक की खुशबू के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। हो सकता है कि आप लाल दरवाज़ा, पीली जैकेट वाला आदमी या केल्पी कभी ना देखें। हो सकता है कि यहाँ आपका समय बस रोज़मर्रा की शिफ्ट, गर्मागर्म कॉफ़ी और शुक्रवार की पिज्ज़ा नाइट्स तक ही सीमित हो। अगर ऐसा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए। लेकिन अगर आप ये चीज़ें देखें, अगर आप अपने नीचे किसी विशाल चीज़ की कराह सुने या पानी की सतह पर चमकती आँखों की झलक देखें, तो याद रखिए जो मैंने आपको बताया था। समुद्र सुंदर है, हाँ, लेकिन वह विशाल, प्राचीन और रहस्यों से भरा है जिसे हम कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। उसका सम्मान करें, नियमों का पालन करें और अपना बैज अपने पास रखें।
त्रिशूल 52 की जर्नी के लिए गुड लक।